शायद यही चाहती है कांग्रेस, मुंह पर उंगली लगाकर बैठे रहे, मुंह बंद कर ले। शायद यही चाहता है इंडिया गठबंधन, लबों को सिल लिया जाए, चुप्पी साध ली जाए, कड़वे सवाल ना पूछे जाए, कड़वे सवाल पूछने बंद कर दिए जाए, मुंह पे उंगली लगा के ऐसे हाँ पूछे जाए, फरमाइशी गीतों की तरह फरमाइशी सवाल, जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, नहीं तो लिस्ट में नाम डालेंगे। फरमाइशी गीतों की तरह फरमाइशी सवाल हो, जो उनको हो पसंद वही कहा जाए। वो दिन को रात कहें तो हम भी चांद निकलने की घोषणा कर दें। देखिए नहीं हो सकता है, आप समझिए, ये हो नहीं सकता है। आपका भरोसा हम लोगों पर है, आपके सवाल हमें पूछने हैं। लेकिन आज क्या हुआ है समझिएगा, बहुत बड़ी खबर है। आज यही करने की कोशिश की गई। क्या हुआ था ना, जैसे 48 साल पहले देश में आपातकाल के दौरान मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी ना, सरकार के खिलाफ लिखने वाले अखबारों और पत्रकारों को दंड दिया जाने लगा था। ठीक वैसे ही आज इंडिया गठबंधन ने उन पत्रकारों को बॉयकॉट करने का फैसला किया है। वैसे पत्रकारों के लिए बॉयकॉट मतलब बैच की तरह होता है। उन पत्रकारों को बॉयकॉट करने का फैसला किया जो सवाल पूछने की ना हिम्मत रखते। आपको पता है, इतिहास के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि वो खुद को दोहराता जरूर है। आज भारत में ऐसा ही इतिहास एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। आराम से सुनिएगा पूरी खबर को। पहली बार आज से 48 साल पहले, यानी कि आपातकाल के दौरान, कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने भारत की आजाद प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी थी। अच्छा, जो अखबार सरकार के खिलाफ लिखते थे उन्हें तरह तरह से दंडित करके उनका मुंह बंद कर दिया जाता था। जैसे कांग्रेस हमारा मुंह बंद करने की कोशिश कर रही है, नहीं तो बॉयकॉट कर देंगे। और जो सरकार के पक्ष में लिखते थे उन्हें इनाम दिया जाता था आपातकाल के दौरान। लेकिन आपको पता है, तब देश के लोगों ने कुछ ऐसा किया था कि प्रेस पर सेंसरशिप लगाने वाली तत्कालीन सरकार भी हक्की बक्की रह गई थी। क्या हुआ था? हुआ यह कि जो अखबार आपातकाल के दौरान सरकार के पक्ष में थे उनके सर्कुलेशन में जबरदस्त गिरावट आ गई थी, और द इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन जैसे अखबारों की मांग 3 गुना बढ़ गई थी। और इन अखबारों के लिए हर दिन इतनी प्रतियां छापना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि ये सवाल पूछते थे। जैसे हम सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल पूछते थे। वो देश की जनता का सरकार द्वारा प्रेस की आजादी छीनने के प्रयास को जनता का जवाब था। जैसे देश नहीं झुकने देंगे सबसे मतलब सबसे पसंदीदा शो है, सबसे ज्यादा देखने वाला शो है। तब इंडियन एक्सप्रेस ने आपातकाल लागू होने के 2 दिन बाद 27 जून 1975 को अपना एक संपादकीय कॉलम आपातकाल के विरोध में ऐसे खाली छोड़ दिया था। कुछ लिखा ही नहीं था, उसको पूरा खाली छोड़ दिया कि मुंह बंद करना चाहते हैं तो मुंह बंद कर दीजिए, फिर खाली छोड़ देंगे, विरोध स्वरूप। अच्छा, क्या है कि आज हम भी इंडिया गठबंधन की 26 पार्टियों द्वारा बैन किए जाने के उन तमाम पत्रकारों की तरफ से, ये वो वैसे वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हम स्क्रीन का एक हिस्सा जो है ना वो खाली छोड़ेंगे। स्क्रीन पर उभरते हुए इस हिस्से को आप भी देखिए, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वैसे ये 75 की है। और खुद से पूछिएगा कि 48 साल पहले सवाल करने वाले पत्रकारों के मुंह बंद कराए जाने और 48 साल बाद सवाल करने वालों के बहिष्कार के फैसले में कोई अंतर है क्या? इंडिया गठबंधन की मीडिया कमेटी ने आज एक सूची जारी करी है। यह सूची आपके सामने है। आज एक सूची जारी की है जिनमें वो न्यूज एंकर्स के नाम है जिनके कार्यक्रमों में अब इंडिया गठबंधन का कोई प्रवक्ता या प्रतिनिधि नहीं जाएगा। बॉयकॉट मीडिया का इस लिस्ट में सबसे बड़े नेटवर्क 18 के 3 एंकर्स के नाम है। सबसे ऊपर मेरा नाम है, अमन चोपड़ा। इसके बाद अमीश देवगन, इससे पहले जो वो शो कर रहे थे आर पार, और CNN न्यूज 18 के एंकर आनंद नरसिम्हन का भी इस लिस्ट में नाम है। इस लिस्ट में नेटवर्क 18 के 3 पत्रकारों के नाम ये बताते हैं कि हमारी पत्रकारिता बिल्कुल सही रास्ते पर है। कठिन सवाल पूछे गए, आगे भी पूछे जाएंगे,
और इसको समझिए कि एक पत्रकार के सीने पर बहिष्कार के जो बैज होते हैं ना, वही उसकी सबसे बड़ी कमाई होती है, बैज ऑफ ऑनर। मतलब मीठे सवाल पूछकर ये बाइकॉट लिस्ट से बाहर नाम करने से अच्छा है कड़वे सवाल पूछे जाए, जनता के सवाल। और हमें लगता है कि हम इस मामले में बहुत धनवान हैं। इसके अलावा इस लिस्ट में इंडिया टुडे समूह के भी एंकर्स हैं, टाइम्स समूह के भी एंकर्स हैं, रिपब्लिक भारत के भी हैं, इंडिया टीवी के भी, और यहां तक कि दूरदर्शन के भी। अच्छा, भारत में कितने चैनल्स हैं? करीब करीब 400 न्यूज चैनल्स हैं, और हर चैनल में औसतन मतलब 10 एंकर्स होते ही हैं। इस हिसाब से देश में 4000 न्यूज एंकर्स तो हैं, और उनमें से 14 पत्रकारों का नाम इंडिया गठबंधन ने अपनी बहिष्कार वाली सूची में डाला है। यानी कि कितने पत्रकारों से डरा इंडिया गठबंधन? सोचिए, कितने पत्रकारों से डरा इंडिया गठबंधन, कितने पत्रकारों के सवालों से डरा होगा? 0.3% पत्रकार ऐसे हैं जिनके सवालों से इंडिया गठबंधन थर-थर कांप रहा है। इंडिया गठबंधन को उनके सवाल चुभ रहे हैं। आप सोचिए, जिस देश में 4000 से भी ज्यादा न्यूज एंकर हैं, उनमें से सिर्फ 14 को चुने जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इन एंकर्स के कड़वे सवाल इंडिया गठबंधन के नेताओं से बर्दाश्त नहीं होते। विपक्ष की 28 पार्टियों के निशाने पर ये 14 एंकर्स हैं। अभी समझिए विपक्ष में है तो ये लिस्ट बाइकॉट वाली अभी जारी हुई, आगे पता नहीं क्या होगा। लेकिन आज 14 सितंबर है, आज ही के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को हिंदी को आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया गया था, और आज ही के दिन शुद्ध हिंदी में सवाल पूछने वाले पत्रकारों के बहिष्कार का फैसला किया गया। इसलिए आप चाहें तो अगले साल से आज के हिंदी दिवस के साथ साथ पत्रकार बंदी दिवस के तौर पर भी इसे बना सकते हैं। पत्रकार बंदी दिवस। और आज देश के स्वतंत्र पत्रकारों को बहिष्कार के दरवाजों के पीछे बंद करने की कोशिश की गई। जिन पत्रकारों का बहिष्कार किया गया, या कहें मतलब इंडिया गठबंधन ने बैन किया, उनकी व्यूअरशिप अगर मिला दी जाए ना, तो देश के करोड़ों लोग उन्हें देखते हैं, और जिनकी बात करोड़ों लोग सुनते हैं, उन्हें बैन करने की कोशिश की गई। और इनाम किन्हें दिया जाएगा? उन्हें जो विपक्ष के एजेंडे का लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कहते हुए प्रचार करते हैं। दरबारी कह सकते हैं आप इन्हें। इस पर हमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का एक पुराना और बहुत मशहूर बयान याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने आपातकाल के दौरान मीडिया पर लगी सेंसरशिप को याद करते हुए कहा था कि जब तत्कालीन सरकार ने पत्रकारों को झुकने के लिए कहा था तो कुछ रेंगने लगे थे। कुछ पत्रकारों को बैन करने के इंडिया गठबंधन के फैसले पर कांग्रेस का क्या तर्क है और बीजेपी क्या कह रही है, पहले आप वो सुन लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि जो पार्टियां बार बार ये कहते हैं ना कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, प्रेस की आजादी खतरे में है, सवाल नहीं पूछने दिया जा रहा। राहुल गांधी तो बार बार कहते हैं सवाल पूछने से डरते हैं पत्रकार, सवाल नहीं। अब कौन डर रहा है भाई साहब? अब कौन डर रहा है भाई साहब? आप डर रहे हैं। उन पार्टियों को आज उसी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इतना बड़ा हमला करते हुए जरा भी झिझक क्यों नहीं हुई? पहले दोनों का पक्ष सुन लीजिए, कांग्रेस और बीजेपी। हमें भारत से मोहब्बत है, इसलिए हमें इस नफरत की दुकान को बंद करने की दिशा में अपनी तरफ से जो हो सके वो करना होगा। यही सोचकर हमारे इंडिया अलायंस के तमाम सदस्यों ने ये निर्णय लिया कि हम इन नफरत के बाजारों में नहीं, ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे। दिए हुए संविधान को कुचलना चाहते हैं। रोज कहते हैं कांग्रेस और उनके सहयोगी दल के नेता सनातन धर्म को खत्म करके रहेंगे, हिंदुओं को अपमान करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। अब तो इन्होंने पत्रकारों को भी बायकॉट भी करना शुरू कर दिया, मुकदमे भी दर्ज करने शुरू कर दिए। चाहे चेन्नई में देखो, चाहे बंगाल में देखो, छटपटाहट घबराहट में भी मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, और साथ में कहते हैं सनातन धर्म को खत्म करेंगे। मतलब जो फिक्स नहीं हुआ उसकी लिस्ट आ गई, जो नहीं हुआ फिक्स उसकी आ गई लिस्ट। अब देखिए, विपक्ष को भले ही ये लगता है कि कुछ पत्रकार एक तरफा बात करते हैं, सिर्फ सरकार के नेताओं की इंटरव्यू करते हैं, सरकार का ही पक्ष रखते हैं, विपक्ष की नहीं सुनते हैं। लेकिन हमने अपने कार्यक्रम में हर बार विपक्ष की एक आवाज और हर बार विपक्ष की पूरी आवाज को सुनाया। अभी आपने किसको सुना? पवन खेड़ा को सुना ना? पवन खेड़ा क्या बीजेपी के हैं? सरकार का? वो तो कांग्रेस का पक्ष है। सुना है ना उनका पक्ष? अभी सुनाया। अरे मैंने खुद कई बार कांग्रेस के नेताओं के इंटरव्यू किए हैं, उनमें रणदीप सुरजेवाला, भूपेश बघेल, अच्छा वो हामिद अंसारी,
हामिद अंसारी जी के इंटरव्यू के बाद से ये बाइकआउट वाला बैच लेकर मैं घूम रहा हूँ, क्योंकि सवाल पूछ लिए थे, बहुत बुरे लग गए थे, एक इकोसिस्टम को बहुत बुरे लग गए थे। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने मेरा और मेरे जैसे कुछ और पत्रकारों के बहिष्कार का फैसला किया। हमें गोदी मीडिया कहा जाता है, हमें सरकार का पत्रकार कहा जाता है ना, कहा जाता है ना गोदी मीडिया। लेकिन आज मैं आपको एक काल्पनिक कहानी सुनाता। मतलब एक मोहल्ले में एक चौराहे पर कुछ मनचले आते जाते लड़कियों को छेड़ते थे। एक दिन आकर लड़की ने उन लड़कों को मतलब झिड़क दिया, कड़वी भाषा में जवाब दे दिया। तो फिर उस दिन से उन लड़कों ने उस लड़की को बदनाम करना शुरू कर दिया, उसका चरित्र हनन करने लगे, उसके लिए अनर्गल बातें कहने लगे। ठीक वैसे ही उन पत्रकारों के साथ भी हो रहा है। हालांकि इस कहानी का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहानी लगभग ऐसा ही हो, जो सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, मनपसंद सवाल नहीं पूछते। आपको याद होगा ना कि एक दौर था जब रेडियो पर फरमाइशी गीतों का एक कार्यक्रम आया करता था। यह कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय था क्योंकि इसमें देश के कोने कोने से लोग गीतों को लेकर अपनी फरमाइश भेजते थे और फिर कार्यक्रम में फरमाइश भेजने वालों के बाकायदा नाम लेकर उनकी पसंद के गाने बजाए जाते थे, फरमाइशी गाने। अब क्या इंडिया गठबंधन चाहता है पत्रकार भी उनके लिए फरमाइशी गीत बजाएं, जो उनको पसंद वही बात कहें, वो दिन को रात कहें तो उसे भी रात कहें। एक काम कीजिए, पहले आप रेडियो पर फरमाइशी गीत कार्यक्रम कैसे पेश किए जाते थे ना, उसकी एक झलक देख लीजिए और सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि विपक्ष भी क्यों चाहता है, क्यों हम उनके कहने पर उन्हें पसंद आने वाले फरमाइशी सवाल पूछें। पहले वो देखिए आप। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नगमा सुनते हैं और नगमे को सुनवाने के लिए हमें लिखा है वार्ड नंबर 2 प्लान बांडीपुरा से इरशाद लोन साहब ने। नवनिहाद फिल्म से ये नगमा है और हमारे बाकी दोस्त यहाँ पे जो हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर वो अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे लिखें, हम ज़रूर आपके लिए आपकी पसंद का नगमा पेश करेंगे। ऐसे होते थे, फरमाइशी गाने बजते थे। फरमाइशी गाने तो इंडिया गठबंधन चाहता है फरमाइशी सवाल हो, फरमाइशी रिपोर्टिंग हो, फरमाइशी कवरेज हो। वैसे इंडिया गठबंधन ने पत्रकारों के बहिष्कार की जो लिस्ट जारी की है उसमें मेरा नाम ना सबसे ऊपर रखा है इन लोगों ने, और एक पत्रकार के तौर पर मैं इसे एक तमगे की तरह देखता हूं, बैज ऑफ ऑनर। अगर मेरे सवाल कड़वे लगते हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं सही रास्ते पर हूं। पर अच्छा यही है कि सवाल लेने चाहिए, सवालों से नहीं भागना चाहिए। आपको यह भी बता दें कि नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी इंडिया गठबंधन में शामिल 26 दलों के पत्रकारों के बहिष्कार के फैसले की कड़ी आलोचना कर दी है। ये देखिए अब आप। दरअसल एनयूजेआई की तरफ से एक बयान जारी कर इसमें कहा गया कि विपक्षी दलों द्वारा उठाया गया यह कदम लोकतांत्रिक इतिहास में मीडिया के ऊपर दमन का सबसे काला अध्याय है। एनयूजेआई का मानना है कि विपक्षी गठबंधन में शामिल 26 दलों ने पत्रकारों का बहिष्कार कर भारत के लोकतंत्र को शर्मसार किया है। इसलिए खबर आपको दिखाना बहुत जरूरी था। और सवाल यही कि क्या इंडिया गठबंधन से सवाल पूछना मना है, और अगर सवाल पूछे जाएंगे तो फिर इस तरह की लिस्ट आ जाएगी। वैसे आपको बता दें हर तरफ से इसकी आलोचना हो रही है। वैसे जर्मनी में जब तानाशाह एडोल्फ हिटलर का शासन आया ही था ना, तब एक जर्मनी में अखबारों की संख्या 4700 हुआ करती थी और दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते होते अखबारों की संख्या 1100 से भी कम रह गई, और इनमें भी सिर्फ वही अखबार बचे जो हिटलर की स्तुति में लगे रहते थे, जो हिटलर के चरण चुंबक थे। बाकी सबको मिटा दिया गया। यह कहानी उन लोगों को भी जाननी चाहिए जो कहते हैं कि आज देश में एक तरह की ना तानाशाही है, लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन यहां दूसरी धारा बह रही है। लेकिन हिटलर वाली विचारधारा कौन रखता है, कौन लिस्ट जारी करता है? क्योंकि हिटलर वाली विचारधारा दूसरी तरफ होती तो दूसरी तरफ से इस तरह की लिस्ट आती। हिटलर वाली विचारधारा किसकी तरफ से आई है, लिस्ट किसकी तरफ से आई है, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्या 2024 के चुनाव का एजेंडा सेट हो चुका है? क्या अब सनातन रक्षक और सनातन शत्रुओं के बीच मुकाबला होने जा रहा है 2024 का, जिसका फैसला भारत का वोटर करने वाला है। 2024 की चुनावी टक्कर के लिए एक दिन पहले विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई, इसको समझिएगा बहुत ध्यान से, और फैसला हुआ था कि सभी दल मिलकर चुनावी रैलियां करेंगे। इसका श्री गणेश होगा भोपाल से, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन आज उससे पहले मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी एजेंडा सनातन पर फिक्स कर दिया। शायद इंडिया गठबंधन भी चाहता है कि हो जाए सनातन पर रण, बीजेपी भी चाह रही है कि हो जाए सनातन पर रण। एक तरफ सनातन शत्रु, एक तरफ सनातन रक्षक। श्री राम का देश किसके साथ खड़ा होगा, यह आप लोग तय करिएगा।
मध्य प्रदेश के बीना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन के खिलाफ प्रोपागेंडा करने वालों पर कहा कि इंडी गठबंधन के लोग सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हर सनातनी को इंडी गठबंधन से सतर्क रहने की जरूरत है। सनातनियों को सतर्क रहने की जरूरत है, यह कहा प्रधानमंत्री ने। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन का नाम इंडी अलायंस बताया। इसके पहले इस गठबंधन को पीएम ने घमंडिया कहा था। सनातन पर इंडिया घमंडिया जो प्रधानमंत्री के शब्द है कि लगातार हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह लेटेस्ट जवाब है। इसके पहले अमित शाह ने भी कहा था कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए विपक्ष सनातन के खात्मे की बात कर रहा है। और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो सनातन बाबर और औरंगजेब की तलवार से नहीं मिटा, उसे सत्ताजीवी क्या मिटा पाएंगे। पहले आप सुन लीजिए। एक घमंडिया गठबंधन की नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। विदेशी आक्रांताओं की ओंकार को, उनकी तलवार का जवाब उस चुनौती को स्वीकार करके दिया था और कहा था कि सनातन धर्म शाश्वत है और शाश्वत रहेगा। इसकी शाश्वतता पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रही है, यहां दो लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। देखिए, सनातन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को भी निर्देश दिया है कि सनातन का अपमान मंजूर नहीं है। और यह तमाम मंत्रियों की तरफ से कहा जा रहा है कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और ऐसे लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि सनातन का अपमान कर विपक्ष फंस गया है और नुकसान से बचने के लिए विवाद कर रहा है। दरअसल पहले तुष्टीकरण के नाते सनातन के सफाई की बात की गई, लेकिन अब जब डैमेज हुआ तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। क्या सनातन विरोध की स्क्रिप्ट भी इंडिया गठबंधन की तरफ से तैयार की गई? कल बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया गया कि क्या सोनिया गांधी के इशारे पर सनातन के अपमान की पूरी तैयारी हो रही है? क्या सोनिया गांधी के कहने पर सनातन के सफाई की बात की गई? यह बीजेपी ने सवाल पूछा, क्योंकि इंडिया अलायंस बनने के बाद से ही उत्तर से लेकर दक्षिण तक सनातन धर्म और हिंदू धर्म के खिलाफ अपमानजनक बातों का मैराथन शुरू हो गया। आप इसको कह सकते हैं तुष्टीकरण का कंपटीशन चल रहा है। इंडिया गठबंधन के 28 नेताओं में तुष्टीकरण का कंपटीशन चल रहा है, जिसकी शुरुआत स्टालिन ने की। इसके बाद तो सनातन के अपमान का ट्रेंड चल गया। आप सोचिए, प्रियांक खरगे, जी परमेश्वर, स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन और तमाम विपक्षी गठबंधन में रेस लग गई कि कौन सनातन को कितनी गंदी गाली दे सकता है, भद्दा बयान दे सकता है। किसी ने सनातन को खतरा बताया, किसी ने, आप सोचिए, HIV से तुलना कर दी, किसी ने सनातन के सफाई की बात करी। और इसको लेकर 2024 का रण सनातन पर नजर आ रहा है। एक बार सुन लीजिए क्या क्या कहा गया था। சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். Any religion which does not give you equal rights
does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿತು, ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇನ್ನೂ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್. यही नहीं, आपको बता दें तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री थिरुपोनमुडी ने भी बताया था कि इंडिया अलायंस दरअसल बना ही इसलिए, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि इंडिया अलायंस का जो गठन है वो लोकतंत्र बचाने के लिए हुआ, वो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए हुआ, राहुल गांधी को शायद पीएम बनाने के लिए हुआ। लेकिन असली वजह तो बता दी तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने। उन्होंने बताया कि गठन ही हुआ सनातन के विरुद्ध, ताकि सनातन धर्म के विरुद्ध लड़ा जा सके। पोनमुडी ने यह भी कहा कि इंडिया अलायंस में अलग अलग मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सभी दल सनातन के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं। इस बयान के बाद सवाल उठे कि क्या इंडिया गठबंधन का आरंभ सनातन के विरोध के लिए किया गया था। जैसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अंग्रेज चले गए, कांग्रेस भी आकर चली जाएगी, लेकिन सनातन हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने का जो संकल्प लेके ये घमंडिया गठबंधन के लोग चले, उनको इतना ही कहना चाहता हूं, आप संविधान का भी उल्लंघन कर रहे हो, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहे हो और 140 करोड़ भारतवासियों को भी नीचा दिखाने का काम कर रहे हो। अगर यही फ्यूचर प्लान, भविष्य का प्लान, रणनीति विपक्ष की है, तो मैं यही कह सकता हूं, इनके पास ना नेता है, ना नीति, और नियत में भी खोट है। और ये याद रखें, ना मुगल सनातन को खत्म कर पाए, ना अंग्रेज खत्म कर पाए। सनातन है, सनातन था, सनातन रहेगा। और अब बात अनंत